myself R.K. नाम, रीजनल सेक्रेटरी सेंट्रल रीजन। हमारे यहाँ से हमारे प्रेसिडेंट साहब विपिन कुमार अग्रवाल की तबीयत खराब होने की वजह से वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए, नहीं तो वही ब्रीफिंग करते। हमारे एरिया में 12 एरिया हेडक्वार्टर्स हैं रीजन में, और 12 जो हमारे एरिया हेडक्वार्टर्स हैं उनका सबका लगभग 90% सब्सक्रिप्शन कट चुका है। अभी 2-4 ऑफिसेज में किसी एरिया में नहीं कटा है तो वो भी कट जाएगा, और 100% सब्सक्रिप्शन है हमारा। और उसमें से जो हमारा शेयर है CHU का, वो हमने CHU को भेजना है। हमारे RSU का अकाउंट चल रहा है और हम उसको जारी रखेंगे। और बाकी जो रीजन है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो अपने रीजन में अकाउंट चालू रखें, क्योंकि एरिया अगर चलाने हैं तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए। हर एरिया जो है CHU से पैसे नहीं दे सकता। हमने अपने रीजन में जितने भी एरियाज हैं उनको इंप्रेस दिया हुआ है, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं, नहीं तो अब तक आधे बंद हो गए होते। और उनका जो भी पैसा होता है तुरंत रिइंबर्स किया जाता है सारे एरियाज का। दूसरी बात, हमारे बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किए जा चुके हैं, बट मेन पॉइंट में मैं आ जाता हूँ कि जो हमारा ये सब्सक्रिप्शन है उसको 25% एरिया का कर दिया गया था, जो कि इनसफिशिएंट फील हो रहा है, उसको वापस 50% किया जाए, जो पहले था वही किया जाए। CHU ऑफिस बियरर में अगर कोई भी ऑफिस बियरर चुन के आता है तो लगातार 2 टर्म के बाद उसको कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना चाहिए। ENC से क्वार्टरली मीटिंग होनी चाहिए और विद एजेंडा पॉइंट होनी चाहिए, और उसकी मिनट्स जो है पब्लिश होनी चाहिए, वेबसाइट पे हो, चाहे आपका कोई आपका अगर आप रीजन पब्लिक बना रखा हो। रिक्रूटमेंट जेईस का होना चाहिए, क्योंकि जेईस का रिक्रूटमेंट नहीं होने के कारण आउटसोर्सिंग की जा रही है। आउटसोर्सिंग को बिल्कुल बंद करना चाहिए। इसके पहले भी सेंट्रल रीजन ने ही ये आउटसोर्सिंग को रोकने के लिए लेटर्स भी गए थे, जिसकी वजह से सेंट्रल रीजन में किसी भी ऑफिस में आउटसोर्सिंग नहीं हो पाई थी। इंजीनियरिंग डायरी पब्लिश होनी चाहिए, जैसे पहले होती थी, बीच में कोविड काल में नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, अब भी होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम CC में जब ये हुआ था कि रीजन जो है बताए, अगर हमको रीजन 5 लाख रुपए दे देंगे तो हम डायरी पब्लिश कर देंगे। तो हमने जो है इनको बोल दिया था कि जो भी रीजन है वो चाहे दे ना दे, हम अपने रीजन से पैसे देने के लिए तैयार हैं, और बाकी रीजन से रिक्वेस्ट है कि वो भी इस पर जो है अपनी तैयारी कर लें। AE की DPC जो है वो टाइमली कंडक्ट होनी चाहिए, और जो पोस्ट बेस्ड है कि वैकेंसी बेस्ड है, ये क्लियर किया जाना चाहिए। कोटा 55% 45% का जो है उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो भी आपको बताया जाए। AGT की जो पोस्ट है वो अबॉलिश तो नहीं हुई है, क्योंकि अबॉलिश वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैडर रिव्यू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। उसके अगेंस्ट पोस्टिंग की जाए। जो इन्होंने अनऑथराइज्ड तरीके से जो है वो AGT की पोस्ट को जो है एस्टैब्लिशमेंट सैंक्शन से हटाया है, उसको वापस रिइंस्टेट किया जाए। ACW और AD की ड्यूटीज जो है वो दोबारा से उसके ऊपर मंथन किया जाए, ENC से बातचीत की जाए, नहीं है तो लेटर्स लिखे जाए, और उस नहीं तो अगर वो भी नहीं मानते हैं वो, तो फिर हमें अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। DPC रेगुलर होनी चाहिए, JE to AE की एज पर DOPNT इंस्ट्रक्शंस। 6 महीने वैकेंसी ईयर के पहले DPC फाइनलाइज हो जाना चाहिए, उस पर जो है कार्य करने की जरूरत है। CSD कैंटीन में ऑफिसर्स का स्टेटस हमारे ऑफिसर्स को नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो है उन्हें JCO की लाइन में लगना पड़ता है, उसका भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ग्रेड पे केस के लिए आप लोगों को पता ही है कि वो रिक्रूटमेंट रूल से लिंक्ड है, बट उसके ऊपर कैसे उसको किया जा सकता है, इसके ऊपर एक कमेटी बना के आप इस पे काम शुरू कर सकते हैं। NFU आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स इन ग्रेड पे 4800 जैसा कि AOs को मिल रहा है, वो उस पे काम होना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस आर्मी पर्सनल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, जहां भी हमारे सिविलियन बंदे जा रहे हैं। पोस्टिंग पॉलिसी ग्रुप बी ऑफिसर्स में 500 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग होनी चाहिए, ऐसा हमारे रीजन की तरफ से प्रस्ताव है। म्यूचुअल पोस्टिंग का जो क्लॉज कमांड की पोस्टिंग ग्रुप बी की पोस्टिंग से डिलीट किया गया है, उसको वापस रीइंस्टेट कराना चाहिए। सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग पॉलिसी में मेंशन नहीं है, उसे वापस से मेंशन किया जाना चाहिए। नहीं तो कमांड अपनी मनमानी कर रहा है,
वो जिसको चाह रहे हैं उसको सेंसिटिव मान ले रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं नॉन सेंसिटिव मान ले रहे हैं। AISL जेईस और एईस की, जेईस की जो है AISL विद इन 1 मंथ प्रमोशन के DPC पब्लिश होते ही एमेंड हो जानी चाहिए, नहीं हो रही है तो उसको कराया जाए। रिक्रूटमेंट रूल जेईस और एईस का उसको फाइनलाइज कराया जाए क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग है। जेई क्वेश्चन का तो 2004 की बात नहीं हुआ। वेबसाइट जो NCR की है वो वर्क नहीं करती प्रॉपर, आप उस पर काम करने जाते हैं तो वो कभी पासवर्ड मांगता है, कभी पासवर्ड फॉरगेट मांगता है। उस वेबसाइट को या तो बंद कर दिया जाए, दूसरी वेबसाइट बनाई जाए, प्रॉपर वेबसाइट बनाई जाए। ग्रुप बी ऑफिसर्स को मैरिड एकोमोडेशन ऑथराइज किया जाए ऑफिसर्स के लिए। ऑफिसर्स मैरिड एकोमोडेशन है वो चाहे कैप्टन का मिले हमें, चाहे जो है ग्रुप टाइप 4 मिले, बट वो ऑफिसर का एकोमोडेशन होना चाहिए। जेईस जो TD पे आते हैं उनको जो है ट्रांजिट फैसिलिटी की प्रॉब्लम आती है। ऑफिसर्स तो कहीं इधर उधर से बुकिंग करा लेते हैं, बट जेईस को कोई भी ट्रांजिट एकोमोडेशन नहीं मिलता है। प्रोबेशन पीरियड ऑफ जेईस जो है वो प्रॉपर्ली लिफ्ट नहीं होता क्योंकि इंडक्शन ट्रेनिंग के बगैर कोई भी कमांड जो है उनका प्रोबेशन लिफ्ट नहीं कर रहा है। और हमने अपने यहाँ से कराया है कई लोगों का, बट इस पे ENC से जो है इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए क्योंकि कमांडो को पता ही नहीं है कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो है कौन कराएगा, कैसे कराएगा। 4-4 साल 5-5 साल जेई को हो जाते हैं और कमांड में इंडक्शन ट्रेनिंग कराता ही नहीं है। पंचिंग केस जो है उसको डिपार्टमेंट के से परस्यू किया जाना चाहिए। सर्विस बुक सेंट्रलाइज होनी चाहिए एज की, जो कि CRO के पास रहती है। वहाँ पे बड़ी क्वेरीज आती हैं, जो क्वेरीज जो है फुलफिल नहीं हो पाती है। ये कमांड लेवल पे पहले से ही जब जेई में रहते हैं तभी जो है उसके प्रॉपर पेपर पूरे कर लिए जाने चाहिए। ऐसा इंस्ट्रक्शन कमांड को बार बार देना पड़ता है क्योंकि वहाँ हर 6 महीने में अफसर चेंज हो जाते हैं, बाबू चेंज हो जाते हैं, वो पुरानी पॉलिसी फाइल में दब के रह जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है। आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन 5th प्रायोरिटी पे रखा गया है। हमने इसको लेके कमांड चीफ से मीटिंग करी थी। कमांड चीफ ने बोला कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है AWES का मैटर है, आप CH2 से उठवाइए इसको। EMB का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि जो EMB की वेबसाइट है या जो भी है वो डेंजरस उसमें दिखाई देती है कि ये वेबसाइट जो है डेंजरस है, उस वेबसाइट पे आप जाइए। तो उस वेबसाइट पे आप ठीक कराया जाए या EMB को बंद कराया जाए, तो में से एक काम कराया जाए। डेंजरस रास्ते पे जाने NPS को खत्म किया जाना चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे नए जो रिक्रूट्स हैं उनके लिए लाना चाहिए। इसी के साथ ये अचीवमेंट जो RSQ ने किए हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको। हमने जो है कमांड चीफ से मीटिंग ली और उसमें जो है लखनऊ स्टेशन पे जो भी जेई हमारे TD पे आते हैं उनके लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन की व्यवस्था कराई है। लखनऊ स्टेशन में और जो आसपास के जितने भी स्टेशन थे उनमें हमने कोशिश करके LTO को टाइमली इम्प्लीमेंट कराया है। रेगुलर मीटिंग हमने कमांड चीफ से ली है। लास्ट मीटिंग हमारी 24 जुलाई को हुई थी। उसके बाद जो DPC हुई है उसमें सबसे पहले सेंट्रल कमांड ने डाटा भेजे, जिसकी वजह से सेंट्रल कमांड से कोई भी डाटा लगभग पेंडिंग नहीं था। एक पेंडिंग था जिस दिन DPC हुई है उसके एक दिन पहले हमने उनको बताया गया कि ये पेंडिंग है, वो भी हमने प्रोवाइड करा दिया था। प्रोबेशन पीरियड लिफ्टिंग के लिए हमने अपने स्तर से जितनी भी कोशिश हो सकती थी करके लगभग कई लोगों का प्रोबेशन लिफ्ट करवा दिया है। और जो भी ASQ के हमारे एसोसिएट्स हैं जो मेरे पास या मुझे या प्रेसिडेंट साहब को या हमारी टीम के किसी भी मेंबर को बताते हैं तो हमारे पास आता है, उसको टाइमली रिजॉल्व करते हैं। हमारे किसी ASQ से हमें कोई शिकायत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हमारे ASQ बैठे हैं, आप जो है उनसे कंफर्मेशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। सर्विस बुक जो कि सेंट्रल कमांड में काफ़ी पेंडिंग्स थी, मैंने खुद पर्सनली जाया कि वहाँ पे सबके पेपर्स पूरे करा के उनको CRO में भिजवाया। और बाकी अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश करी है कि हमारे सेंट्रल कमांड जो है वो टॉप पे रहे, कोई भी केस हमारे यहाँ पेंडिंग ना रहे। बाकी ये बात का काम है CH2 का कि जो है वो हमारे उठाए हुए मुद्दों को UNC तक पहुँचाए और उनसे रिजॉल्व कराए। बाकी हमारी जहाँ असिस्टेंस की ज़रूरत है आपको 100% आपको मिलता रहेगा। और नई CH2 टीम को बधाई है हमारे साथियों। हमारा इनका सहयोग इनके साथ वैसे ही बना रहेगा जैसे पुरानी टीम के साथ बना हुआ था। और उसके अलावा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे काम करवाना है तो उसके लिए भी रेडी है। अलग से पैसे पड़ेंगे।
साथ मैं परमिशन चाहता हूँ। लॉन्ग लिव एनसीआर।